हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल AA एकेडमी में। चलिए मेरे दोस्त, हम आप लोगों को संविधान में क्या पढ़ा रहे थे, तो इंडियन पॉलिटी में हम आप लोगों को पढ़ाए थे क्या, राष्ट्रपति की शक्ति। राष्ट्रपति की शक्ति, राष्ट्रपति की शक्ति में आज भी टॉपिक चलेगा राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति की शक्तियाँ। इसमें हमने आप लोगों को राष्ट्रपति की शक्ति का एक वीडियो दे दिया था, ठीक है। एक वीडियो दिया था, उसमें हमने आप लोगों को 3 शक्ति पढ़ाया था, कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, विशेषाधिकार शक्ति, ठीक है। हमने आपको जो राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ाया था, उसमें हमने आप लोगों को पहले वीडियो में दिया था राष्ट्रपति की शक्तियां, जो बताया पिछले वीडियो में बताया था, उसमें पढ़ाया था आप लोगों को कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति और विशेषाधिकार शक्ति। 3 शक्ति पढ़ाया था। 3 शक्ति में क्या क्या था, तो पूरी जानकारी आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगी मेरे दोस्त, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे किधर, राष्ट्रपति की जो बची खुची शक्तियां हैं इसमें पढ़ेंगे दूसरा में, और जो फिर बच जाएंगी जो मुख्य शक्तियां हैं वही पढ़ा रहे हैं। नहीं तो राष्ट्रपति की शक्ति तो बहुत है, लेकिन जो मुख्य शक्तियां हैं उसको पढ़ा रहे हैं। अब अगला जो मिलेगा आप लोगों को राष्ट्रपति की शक्ति में, अगला वाली शक्ति मिलेगी, इसका नाम है वित्तीय शक्ति। कौन सी शक्ति मिलेगी मेरे दोस्त, इस शक्ति में आपको मिलेगी वित्तीय शक्ति। राष्ट्रपति की शक्ति में जो अगली शक्ति मिलेगी उसका नाम है वित्तीय शक्ति। राष्ट्रपति की शक्ति में जो अगली शक्ति है उसका नाम है वित्तीय शक्ति। कौन सी शक्ति, वित्तीय शक्ति। चलिए देख लीजिए, वित्तीय शक्ति में राष्ट्रपति की क्या क्या अहम भूमिका होती है, तो देख लीजिए। पहला वाला, राष्ट्रपति बजट को प्रस्तुत करता है। किसको प्रस्तुत करता है, बजट को। पहला वाला बात देखिए, किसको प्रस्तुत करता है, बजट को प्रस्तुत करता है। यानी बजट को प्रस्तुत करने का हक या प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है, राष्ट्रपति के ऊपर होती है। तो क्या राष्ट्रपति बजट को प्रस्तुत करेगा, हमको तो नहीं बताइए तो दिमाग से, क्या राष्ट्रपति बजट को प्रस्तुत करेगा, नहीं। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यदि राष्ट्रपति बजट को प्रस्तुत करेगा तो उस पर अंतिम हस्ताक्षर कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करेगा। तब इससे बढ़िया प्रस्तुत क्यों कर रहा है सबके सामने, डायरेक्ट हस्ताक्षर करके उसको पास काहे नहीं कर देता है। चलिए देख लेते हैं। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति के अंतर्गत पहला वाला आता है बजट। पहला वाला क्या आता है, बजट। बजट किसके द्वारा पास करवाता है, तो देखिए वित्त मंत्री के द्वारा। कहता है ई का कि हमने जो किस शक्ति में, कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत मंत्री की नियुक्ति किया था, उसमें किसने, राष्ट्रपति ने जो मंत्रियों की नियुक्ति किया था उसमें एक मंत्री को नियुक्त किया है, जिस मंत्री का नाम है वित्त मंत्री। कौन सा मंत्री, वित्त मंत्री। तो वर्तमान में हमारी कौन है, वित्त मंत्री। वर्तमान में हमारी जो वित्त मंत्री हैं उनका नाम है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। तो प्रधानमंत्री कहेंगे, राष्ट्रपति कहेंगे निर्मला सीतारमण उठो कुछ बोल दो ना, तो निर्मला सीतारमण क्या करेंगी, बजट पर बोल देंगी। किस पर बोलेंगी, बजट पर। इनको पता नहीं है कि क्या बोलेंगी, कुछ उल्टा का पुल्टा बोलती है, ये खत्म है, दिमाग का गड़ू है निर्मला सीतारमण। इसका मतलब ही समझिए, हम उनको ई नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको इतना सेंस होना चाहिए कि ये जो बात हम बोल रहे हैं ये पूरे भारत की मीडिया और पूरे भारत के जनतंत्र और ये लोकतंत्र सुनेगा, ठीक है। किनको, निर्मला सीतारमण को इतना सेंस नहीं है, इतनी समझदारी नहीं है। एक बार वो बजट प्रस्तुत करके बाहर निकली सदन से, अब कोई व्यक्ति पूछ दिया कि मैडम इतनी महंगाई आ गई है, प्याज इतना महंगा हो गया है,
इस पर कुछ आप कहना चाहेंगी? ऐसे माइक लगाया सामने माइक, उसने कहा कि हमको क्या करना है, हम प्याज नहीं खाते हैं। अरे मैडम आप नहीं प्याज खाती हैं तो पूरी जनता तो खाती है। आप कह रहे हैं कि हमसे क्या लेना देना है, हम प्याज नहीं खाते हैं। प्याज आप नहीं खाती हैं तो पूरी जनता नहीं खाती है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे तो हमारे वित्त मंत्री बनाए हैं, कौन? राष्ट्रपति जी, रामनाथ कोविंद जी बनाकर चले गए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला वाला। देखिए, बजट को प्रस्तुत कराने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किस शक्ति के अंतर्गत कराता है? वित्तीय शक्ति के अंतर्गत। क्या कराता है? बजट को प्रस्तुत कराता है। बजट को प्रस्तुत किसके द्वारा कराता है? तो बजट को प्रस्तुत वित्त मंत्री के द्वारा कराता है, ठीक है। बजट को प्रस्तुत किसके द्वारा कराता है? वित्त मंत्री के द्वारा कराता है। अगला वाला इसमें क्या आता है? आकस्मिक निधि। कौन सी निधि? आकस्मिक निधि आती है। आकस्मिक निधि भी इसके अंतर्गत आता है। आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि का मतलब ये कि जब कभी बाढ़ उड़ आ जाती है मेरे दोस्त, तो इस निधि से पैसा निकाला जाता है। एक होती है संचित निधि, तो संचित निधि से वेतन दिया जाता है सबको। लेकिन ये जो आकस्मिक निधि होती है, किसी राज्य में बाढ़ आ गई, अकाल पड़ गया, कोई महामारी आ गई, उस समय पैसा देना होता है जनता को, तो कहां से दिया जाता है? इसी आकस्मिक निधि से दिया जाता है। कहां से दिया जाता है मेरे दोस्त? आकस्मिक निधि से दिया जाता है। अगला वाला, वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग का गठन, ठीक है। वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग, कौन सा आयोग? वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग का गठन कौन करवाता है? राष्ट्रपति करवाता है, ठीक है। वित्त आयोग का गठन कौन करवाता है मेरे दोस्त? राष्ट्रपति करवाता है। देखिए इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रपति, ठीक है। देखिए ये हमारा भारत, मान लीजिए यह हमारी क्या हो गई? संसद, यह हमारी हो गई विधान मंडल। क्या होगा? विधान मंडल। यह किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्यों के प्रति। किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्यों के प्रति। यह किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो पूरे भारत के प्रति। किसके प्रति? पूरे भारत के प्रति उत्तरदायी होती है कौन? संसद। सुनिए, राज्य भी तो किसके? संचित निधि में क्या करता है? अपना टैक्स देता है। कहां पर देता है? भारत में। भारत सरकार में यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में राज्य भी यानी सभी राज्य, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, ये सब जो हैं, ये सब जो राज्य सभी हैं, टैक्स बटोर कर भारत के संचित निधि में करते हैं का? दान। का देते हैं? दान। जब बजट पास किया जाता है, जब बजट पास किया जाता है तो उसमें उन राज्यों को पैसा दिया जाता है। उन राज्यों को भी क्या किया जाता है? पैसा दिया जाता है। अब सुनिए, मान लीजिए अब कहां पर? सेंट्रल गवर्नमेंट यानी भारत में या केंद्र में दूसरी सरकार हो गई और राज्य में दूसरी सरकार। भारत के सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरा हो गई और स्टेट गवर्नमेंट दूसरा हो गई। तो उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? राज्य को पैसा नहीं देगी और फिर बाद में चुनाव में कहेगी कि वो सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है। अरे बाबू, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा नहीं आएगा तो राज्य सरकार कहां से काम करेगी? तो लेकिन वित्त आयोग का गठन किया गया। अब वित्त आयोग का गठन किया गया और कहा गया कि आपको उतना पैसा तो देना ही होगा। कितना पैसा? उतना पैसा तो देना ही होगा कि जिससे राज्य का विकास न रुके। विकास ज्यादा न हो सके तो रुके भी न, उतना पैसा तो आपको देना ही होगा। तो समझिए, वित्त आयोग का गठन करता है कौन? करवाता है कौन? राष्ट्रपति। किस शक्ति के अंतर्गत? वित्तीय शक्ति के अंतर्गत करवाता है। और प्रत्येक राज्य को सेंट्रल गवर्नमेंट 43% टैक्स का करती है? लौटा देती है। टैक्स का 43% का करती है मेरे दोस्तों? लौटा देती है। इसका मतलब समझिए कि यदि उत्तर प्रदेश में यदि सपा की सरकार है, किसकी सरकार? सपा की सरकार, और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार। किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है, ठीक है।
यदि उत्तर प्रदेश सरकार यानी सपा सरकार अपने राज्य उत्तर प्रदेश से 100 रुपया टैक्स उसील कर संचित निधि में देती है, क रुपया 100 रुपया देती है, तो जब नए सत्र में बजट पास किया जाएगा, क्या किया जाएगा, बजट पास किया जाएगा, तो उस समय 100 रुपया में से 43 रुपया, क रुपया 43 रुपया, 100 रुपया में से 43 रुपया कौन सरकार, केंद्र सरकार किसको लौटा देगी, 43 रुपया राज्य सरकार यानी सपा सरकार को लौटा देगी। ठीक है, इसका मतलब ही कि यदि आप कितना, यदि आप 1 लाख रुपया, कितना लाख, 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया संचित निधि में टैक्स के रूप में जमा करते हैं सरकार के लोग, किस सरकार के लोग, राज्य सरकार के लोग, तो जब बजट पास करेगी केंद्र सरकार तो उस समय उस राज्य को कितना रुपया दे देगी, 43,000, कितना, 43,000। 1 लाख रुपया यदि आप दिए हैं तो 43,000 रुपया कौन दे देगी, केंद्र सरकार, किसको दे देगी, राज्य सरकार को। यह किसने कहा है, तो वित्त आयोग ने कहा, किसने, आयोग ने कहा, वित्त आयोग ने कहा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाएंगे, फिर अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, राष्ट्रपति की अगली शक्ति देखेंगे। ठीक है, जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। आशा करता हूं मेरे दोस्त की समझ में आ जाता होगा। ठीक है, पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त। यदि नहीं समझ में आता है मेरे भैया तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है, क्या, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग क्या करिए, कमेंट में बता दीजिए, मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, अगली शक्ति है राष्ट्रपति की राजनयिक या राजनैतिक शक्ति। इस शक्ति का नाम है राजनयिक या राजनैतिक, राजनयिक या राजनैतिक शक्ति, राजनयिक या राजनैतिक शक्ति। ठीक है, इस शक्ति के अंतर्गत क्या क्या आता है तो इसको देखते हैं। राजनयिक या राजनैतिक शक्ति के अंतर्गत क्या आता है, पहला वाला देखिए, पहला वाला क्या आता है, राजनयिक या राजनैतिक शक्ति के अंतर्गत पहला वाला क्या आता है कि राजदूत की नियुक्ति, किसकी नियुक्ति, राजदूत की नियुक्ति, राजदूत की का नियुक्ति, कहाँ के राजदूत की, भारत के राजदूत की विदेश में नियुक्ति, कहाँ पर नियुक्ति, भारत के राजदूत की विदेश में नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किस शक्ति के अंतर्गत, तो राजनयिक शक्ति के अंतर्गत या राजनैतिक शक्ति के अंतर्गत। क्यों करता है, तो कूटनीति संबंध स्थापित करने के लिए, कूटनीति संबंध स्थापित करने के लिए करता है। चलिए देखें क्यों करता है मेरे दोस्त, तो कूटनीति, कूटनीतिक संबंध, कूटनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए, कूटनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए करता है। किसके लिए करता है, कूटनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए करता है। कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। किस शक्ति के अंतर्गत, राजनैतिक शक्ति के अंतर्गत या राजनयिक शक्ति के अंतर्गत। किसकी नियुक्ति करता है, राजदूत की नियुक्ति करता है। किसके राजदूत की, तो भारत के राजदूत की नियुक्ति विदेश में करता है। कहां पर करता है, विदेश में करता है। और यह कौन व्यक्ति होते हैं, तो ये यूपीएससी में पास हुए रहते हैं। कौन सा रैंक, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस। जो व्यक्ति यूपीएससी में यूनियन फॉरेन सर्विस का एग्जाम पास करेगा उसे ही राष्ट्रपति राजनयिक शक्ति के अंतर्गत विदेश में क्या करेगा, राजदूत नियुक्त करेगा। और यह राजदूत क्यों जाएंगे, तो कूटनीतिक शक्ति को संबंध बनाने के लिए, कूटनीतिक संबंध बनाने के लिए जाएंगे। ठीक है, कि अन्य देश से भी हमारे भारत का हो संबंध अच्छा हो। जैसे समझिए, ये को हमारा
राजदूत बैठा होगा कहाँ? रूस में, एगो ब्रिटेन में, एगो आयरलैंड, इराक, ईरान, सऊदी अरब, बहरीन, दोहा, कतर, कुवैत, ठीक है, अन्य देश में बैठा होगा। जिस प्रकार से उस देश के एक एक राजदूत हमारे भारत में बैठे हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे भारत का भी राजदूत हर एक देश में बैठा है। ओमान में देखें, फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा है, अक्षय कुमार की फिल्म है, देख लीजिएगा। ओमान के जो दुर्घटना हुई थी उस समय उस पर बनी है, फिल्म का नाम नहीं याद आ रहा है, एयरलिफ्ट की कुछ ऐसे करके। अगला वाला देखिए, पहला वाला हो गया, ये तो भारत के राजदूत की नियुक्ति विदेश में करेगा ना। दूसरा वाला समझिए, दूसरा वाला विदेशी राजदूतों का परिचय। विदेश से भी तो राजदूत आ सकते हैं। विदेशी राजदूतों का परिचय, विदेशी राजदूतों का परिचय कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। समझिए कौन? यहां पर तो इंडिया से गए थे ना, इंडिया से विदेश में गए थे, लेकिन विदेश से जो राजदूत आएंगे कहां पर आएंगे? भारत में आएंगे। कहां पर आएंगे? भारत में आएंगे, ठीक है। जब वह विदेश से राजदूत आ जाएंगे भारत में ना, तो काम क्या करेंगे जानते हैं? नाव आ धो के खा पी के बढ़िया से जाएंगे राष्ट्रपति के पास, का जी हुजूरी करेंगे, सलाम करेंगे। मतलब ये समझिए कि कहेंगे कि मैं अपने देश से आपके यहां राजनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए आया हूं। क्या करने के लिए? राजनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए आया हूं। यदि कोई भी दिक्कत होगी तो राष्ट्रपति महोदय या महामहिम, उनके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है, राष्ट्रपति महोदय या महामहिम, कोई भी दिक्कत होगी तो मैं यहां पर उपस्थित रहूंगा प्रत्येक क्षण। ये विदेशी राजदूत कहेगा। किसके लिए? भारत के राष्ट्रपति से कहेगा, ठीक है। और देखिए, और ही काम का है विदेशी राजदूत का, तो विदेश से वीजा मंगाने में किसका काम किया? अहम भूमिका होती है विदेशी राजदूत की। मतलब समझिए, यदि हमको भारत सरकार पासपोर्ट दे दी, ठीक है, भारत सरकार पासपोर्ट हमको दे दी, यदि हमको भारत सरकार पासपोर्ट दे दी, क्या दे दी? पासपोर्ट दे दी, और विदेश हमको वीजा नहीं देगा, तो कहाँ हम जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। यही जो राजदूत होता है विदेश का, यही वीजा मंगाने का काम करता है। क्या मंगाने का काम करता है? वीजा मंगाने का काम करता है, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, जल्दी से अगली शक्ति की ओर बढ़ते हैं, जल्दी से। राष्ट्रपति की अगला शक्ति है, उसका नाम है विवेकाधिकार की शक्ति। इसको बाद में पढ़ेंगे। अगला वाला शक्ति पढ़ते हैं सैन्य शक्ति। कौन सी शक्ति? सैन्य शक्ति। और इस शिक्षा से संबंधित पहला वाला मिले, इस अगला वाली मिलेगी, पहला वाले नहीं, पहला वाली मिलेगी, अगला वाली सॉरी, सैन्य शक्ति। कौन सी शक्ति? सैन्य शक्ति। कौन सी शक्ति मिलेगी मेरे दोस्त? सैन्य शक्ति। कौन सी शक्ति मिलेगी? सैन्य शक्ति मिलेगी, ठीक है। जल्दी से देख लेते हैं इसको भी बारी बारी से। हाँ तो मेरे दोस्त, क्या देख रहे थे हम लोग? सैन्य शक्ति। क्या देख रहे थे? सैन्य शक्ति। देखिए सैन्य शक्ति में पहला वाला मिलेगा क्या, कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का, कितना? तो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। चलिए इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या है तो समझिए। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, इसको भी समझा देंगे, लेकिन अब इसको समझिए। और क्या कर सकता है सैन्य शक्ति के अंतर्गत? युद्ध की घोषणा कर सकता है। किसकी घोषणा कर सकता है? युद्ध की घोषणा कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? युद्ध की घोषणा कर सकता है। अगला वाला पॉइंट, अगला वाला जो पॉइंट है आपको मिलेगा, युद्ध को विराम कर सकता है।
युद्ध को विराम दे सकता है या विराम कर सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला वाला पॉइंट मिलेगा, परमाणु हमला के लिए कह सकता है, परमाणु हमले का आदेश दे सकता है, परमाणु हमले का आदेश दे सकता है, परमाणु हमले का आदेश दे सकता है। कौन देगा मेरे भैया? राष्ट्रपति देगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति के अंतर्गत पहला वाला, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होता है? प्रमुख होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होगा? प्रमुख होता है। दूसरा वाला बताए हैं कि युद्ध की घोषणा कर सकता है, फिर बताए हैं कि युद्ध को विराम कर सकता है। तीसरा वाला परमाणु हमले का आदेश दे सकता है, परमाणु हमले का आदेश दे सकता है। ठीक है, समझिए इसका मतलब ये है, थोड़ी सी मेरी तबीयत डाउन है, आवाज ज्यादा नहीं निकल पाएगी, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। आप लोग अपने यहाँ से बढ़ाकर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, खांसी आ गई थी, इसके लिए हम दोषी नहीं है, इसके लिए खोखी दोषी है। ठीक है, खांसी दोषी है। इसको देखिए, समझिए, बहुत से आप नाम सुने होंगे, पाकिस्तान का नाम सुने होंगे, सीरिया का नाम सुने होंगे, SYRIA, सीरिया का नाम सुने होंगे, इराक का नाम सुने होंगे, फिर इसके बाद कुछ समय के लिए अमेरिका में भी ऐसा हो गया था बहुत समय पहले, अब नहीं हो रहा है। समझिए, इसमें क्या हुआ था कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के स्थान पर सेना का शासन हो गया था। किसके यहाँ पर? सेना का शासन। ऐसा पाकिस्तान में 8 बार हुआ है। कितनी बार? 8 बार। कैसे हुआ है समझिए, जैसे हमारे यहाँ 3 सेनाएं हैं। कितनी सेना? 3 सेना। पहला वाला थल सेना, दूसरा वाला जल सेना, तीसरा वाला वायु सेना, तीसरा वाला वायु सेना। ये तीनों का अलग अलग अध्यक्ष है, तीनों का अलग अलग का है अध्यक्ष। समझिए, थल सेना अध्यक्ष को क्या कहते हैं? जनरल। क्या कहते हैं? जनरल कहते हैं। वो जल सेना अध्यक्ष को क्या कहते हैं? एडमिरल कहते हैं। क्या कहते हैं? एडमिरल, एडमिरल कहते हैं। वायु सेना अध्यक्ष को क्या कहते हैं? एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल कहते हैं, एयर चीफ मार्शल कहते हैं। ठीक है, समझिए। अब समझिए काहे हो जाता है कि हमारे यहाँ ये तीनों का अलग अलग है। ठीक है, तीनों को कमांड देने के लिए अलग है। थल सेना को जनरल देगा, जल सेना को एडमिरल देगा, वायु सेना को एयर चीफ मार्शल देगा। लेकिन पाकिस्तान में और अन्य देश में तीनों सेनाओं का अध्यक्ष एक ही होता है। हमारे यहाँ तीनों को अलग अलग है ना, लेकिन अन्य देशों में जहां पर तख्ता पलट हुआ है वहां पर तीनों सेनाओं का अध्यक्ष एक ही होता है। लेकिन हमारे यहाँ देखिए तीनों का अलग अलग से अध्यक्ष है। थल सेना का जनरल, जल सेना का एडमिरल, वायु सेना का एयर चीफ मार्शल। कोई दिक्कत ना। अभी यहाँ से भी पेट नहीं भरा तो इसके ऊपर एगो बैठा दिया CDS, इसके ऊपर कौन बैठ गया? CDS बैठा। ठीक है, ये तीनों का मालिक है ऊपर CDS। ये उसे पेट नहीं भरा तो इस CDS के ऊपर हम बैठा दिया एगो रक्षा मंत्री, एगो रक्षा मंत्री बैठा दिया। समझिए, रक्षा मंत्री। ये रक्षा मंत्री में सबसे ऊपर बैठा दिया एगो चच्चा के, उस चच्चा का नाम है राष्ट्रपति महोदय। समझिए, तो हमारे यहाँ तो तख्ता पलट यानी सेना का शासन कभी होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा, ये तो समझ लीजिए। लेकिन हम समझाना ही चाहते हैं कि समझिएगा कि अन्य देश में कैसे हो जाता है। तो अन्य देश में तीनों का कमान एक के पास रहती है। अन्य देश में पाकिस्तान हो गया, सीरिया, इराक, ईरान, कुवैत, बहरीन, इस सब में सऊदी अरब, दोहा, कतर, जितना भी गल्फ कंट्री है, समझिए उस सबके पास तीनों सेना का अध्यक्ष एक ही होता है। और तीनों सेना का अध्यक्ष एक ही होता है और तीनों का कमांड एक ही के हाथ में होता है। और वह सब अपने सरकार के खिलाफ बगावत कर देते हैं। क्या करते हैं? अपने सरकार के खिलाफ बगावत कर देते हैं। और बगावत करने के बाद उस समय का जो अध्यक्ष होता है वह आगे चल के प्रधानमंत्री बन जाता है, आगे चल के कौन बन जाता है? प्रधानमंत्री बन जाता है। ऐसा पाकिस्तान में 8 बार हुआ है। कितनी बार हुआ? 8 बार। लेकिन ये मतलब समझिए भारत में कैसे नहीं होगा।
यदि थल सेना बगावत की, थल सेना बगावत की, तो थल सेना का जो जनरल है यह जल सेना के सैनिकों को आदेश नहीं दे सकता। दे सकता है का? नहीं दे सकता। थल सेना का जनरल वायु सेना के सैनिकों को आर्डर नहीं दे सकता। दे सकता है ना? यदि थल सेना बगावत कर दी, मान लीजिए तो थल सेना बगावत कर दी, तो सीडीएस, रक्षा मंत्री और राष्ट्रपति तीनों कहेंगे किसको? जल सेना को और वायु सेना को कि घेर के मारा सुन क्यों ने के थल सेना के। किसको मारो? थल सेना को। तो ऐसा तो हमारे भारत में होना ही नहीं है, होगा नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। युद्ध की घोषणा बता रहे हैं। युद्ध की घोषणा करने के लिए, युद्ध की घोषणा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? युद्ध की घोषणा करने के लिए पहला बात तो राष्ट्रपति, युद्ध की घोषणा अगर करना होगा तो थल सेनाध्यक्ष पूछेगा किससे? सीडीएस से। सीडीएस कहेगा कि भैया हम तब होके आदेश दे जब हमके रक्षा मंत्री लिखित दिए तब। समझिए, अगर किसी देश में सैनिक हमला हो गया तो भारत सरकार की थल सेना चाहे कि हम गोली चला दें, बढ़िया से, खूब बढ़िया से युद्ध की घोषणा, युद्ध की घोषणा करें। ऐसी तो मुठभेड़ में नहीं, युद्ध की घोषणा करना होगा तो कैसे होगा? तो थल सेनाध्यक्ष यानी जनरल जो है ये पूछेंगे सीडीएस से। किससे? सीडीएस से। आज सीडीएस कहेगा कि भैया हम तब आपको देंगे आदेश जब हमको रक्षा मंत्री लिखित का करेंगे, साबूत देंगे तब। फिर इसके बाद रक्षा मंत्री कहेंगे कि सीडीएस कहेगा कि हमको रक्षा मंत्री देंगे, रक्षा मंत्री कहेगा कि हम तब आपको आदेश देंगे, आर्डर देंगे जब हमको राष्ट्रपति लिखित आदेश देगा तब, राष्ट्रपति लिखित आदेश देगा तब। ठीक है, तो ये देखिए 1 2 3 4 चरण से गुजरने के बाद क्या होगा? युद्ध की घोषणा होगी। ठीक है, युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? तो आपका राष्ट्रपति कर सकता है। और युद्ध को विराम कौन लगा सकता है? तो राष्ट्रपति लगा सकता है। कौन लगा सकता है? राष्ट्रपति लगा सकता है। जिस चरण से घोषणा युद्ध को करने के लिए चरण किया गया था उसी चरण में फिर चलेंगे। यहां से आदेश आएगा इसके पास, इसके पास, इसके पास, तब जाके युद्ध को क्या किया जाएगा? विराम लगाया जाएगा। लेकिन परमाणु हमला में 5 लोगों की जरूरत, यहां पर देखिए 4 लोग, 1 2 3 4 लोग की जरूरत। ठीक है, लेकिन परमाणु हमला में 5 लोग की जरूरत। किसकी किसकी जरूरत पड़ जाएगी? तो देखिए इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी? परमाणु हमला में पहला वाला तो राष्ट्रपति मिलेगा, पहला वाला राष्ट्रपति, पहला वाला मिलेगा राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के नीचे कोई रहेगा तो उसका नाम है प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति के नीचे कौन रहेगा? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के नीचे कौन रहेगा? तो प्रधानमंत्री के नीचे रहेगा रक्षा मंत्री। प्रधानमंत्री के नीचे कौन रहेगा? रक्षा मंत्री। और रक्षा मंत्री के नीचे कोई रहेगा तो सुरक्षा सलाहकार, यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, रक्षा मंत्री के नीचे कोई रहेगा तो उसका नाम है सुरक्षा सलाहकार। सलाहकार वर्तमान में अजीत डोभाल है सुरक्षा सलाहकार। ठीक है, सुरक्षा सलाहकार के नीचे कोई रहेगा तो थल सेना का अध्यक्ष या सेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष। तो समझिए यदि किसी भी देश पर परमाणु हमला करना होगा तो पहले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कहेगा, और प्रधानमंत्री यानी संसद या पूरी किससे? मंत्री परिषद से लिखित हस्ताक्षर होगा। फिर इसके बाद रक्षा मंत्री साइन करेगा, रक्षा मंत्री के बाद सुरक्षा सलाहकार साइन करेगा, सुरक्षा सलाहकार के बाद तब थल सेनाध्यक्ष के पास आएगा और थल सेनाध्यक्ष तब एकदम परमाणु हमला का करेगा, तैयार कर देगा। हम तो भैया यदि हम हो जाते ना तो लास्ट दिनवा जैया हमारा रिटायरमेंट रहता उस दिनवा मार देते चाइना पर परमाणु बम, जो उसे तड़प ससुरा। तड़पने का मतलब ही कि हम सबसे मजा आता कब? समझिए पाकिस्तान का दोस्त है कौन? चाइना। चाइना को मार दीजिए, पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा, डौरेगा एकदम टुअरन मती। और जाके कहा बाघा बडरवा पर देखा कैसे रोवत हुआ सोन, अरे उनके कूचे पाकिस्तान वालन के ससुरन की। अगला चलिए देखिए, इसको ये आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। देख लीजिए जल्दी से, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसके साथ लेना हो तो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो जल्दी से ले लीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगली शक्ति की ओर बढ़ेंगे। कौन सी शक्ति है तो उसको देख लेते हैं जल्दी से।
थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी मेरे दोस्त, खांसी आ रही है, कितना हूँ उसको दबा रहे हैं, अब मानेगी कैसे, हम बोल रहे हैं तो खांसी मानेगी। देख लेते हैं, चलिए। अगला वाली शक्ति मिलेगी आपको, कौन सी शक्ति मिलेगी? तो शिक्षा से संबंधित शक्ति। कौन सी शक्ति मिलेगी? शिक्षा से संबंधित शक्ति मिलेगी। शिक्षा से संबंधित शक्ति। शिक्षा से संबंधित शक्ति, इसमें क्या है समझिए। केंद्रीय यूनिवर्सिटी में, कहां पर? केंद्रीय यूनिवर्सिटी यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय में। देखिए केंद्रीय विश्वविद्यालय में, कहां पर? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय में शिक्षा से संबंधित शक्ति में देखिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय में, केंद्रीय विश्वविद्यालय का, पहले इसे समझिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति होता है। क्या होता है? नहीं, कुलाधिपति होता है। कौन होता है? तो राष्ट्रपति, कुलाधिपति होता है, कुलाधिपति होता है। केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है। कौन होता है? तो हमारा राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। केंद्रीय विश्वविद्यालय का मतलब बीएचयू हो गया, जेएनयू हो गया, फिर इसके बाद केंद्रीय यूनिवर्सिटी दिल्ली हो गई। दिल्ली का नहीं, दिल्ली के जो यूनिवर्सिटी है उसका एक संविधान संशोधन करके उसका जो एक कुलाधिपति बना दिया गया है उपराष्ट्रपति को, छोड़ दीजिए। और जो अन्य यूनिवर्सिटियां हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो गई, फिर इसके बाद बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गई, इस सब का जो कुलाधिपति होता है कौन होता है? तो इस सब का कुलाधिपति होता है हमारा राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। और इस राष्ट्रपति के द्वारा एगो नियुक्त किया जाता है जिसे कहते हैं वाइस चांसलर। वाइस चांसलर इसे कहते हैं, कुलाधिपति को कहते हैं चांसलर। कुलाधिपति को क्या कहते हैं? चांसलर कहते हैं। क्या कहते हैं? चांसलर। इसको कहते हैं वाइस चांसलर। इसको क्या कहते हैं? वाइस चांसलर कहते हैं। इसे कहते हैं वाइस चांसलर। अब वाइस चांसलर की नियुक्ति कौन करता है? वाइस चांसलर की नियुक्ति कौन करता है? तो वाइस चांसलर की नियुक्ति का अधिकार, नियुक्ति का अधिकार किसको होता है मेरे दोस्त? तो वाइस चांसलर की नियुक्ति का अधिकार शिक्षा से संबंधित शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति को होता है। किसको होता है? राष्ट्रपति को होता है। और वाइस चांसलर को हिंदी में किस नाम से जानते हैं? तो कुलपति के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? कुलपति के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं? कुलपति के नाम से जानते हैं। ठीक है, कुलाधिपति स्वयं होता है, उस यूनिवर्सिटी का मालिक स्वयं राष्ट्रपति होता है, लेकिन उसके नीचे कोई काम करता है तो कुलपति यानी वाइस चांसलर होता है। कौन होता है? वाइस चांसलर। और वाइस चांसलर को नियुक्ति का अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति को। और सुनिए, यदि आप केंद्रीय विश्वविद्यालय में, केंद्रीय विश्वविद्यालय या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में टॉप करते हैं तो आपको इनाम किसके द्वारा दिया जाता है? कुलाधिपति के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? कुलाधिपति यानी राष्ट्रपति आता है आपको इनाम देने के लिए। यदि आप यही प्रोसेस राज्य वाली यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी में आप टॉप करते हैं तो आपको राज्यपाल देता है। कौन देता है? राज्यपाल देता है। यदि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में टॉप करने पर किसी कारणवश यदि राष्ट्रपति नहीं आ पाता है तो उसके स्थान पर कुलपति क्या देता है? आपको पुरस्कार देने का काम करता है। और सुनिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पूरा कार्यभार किसके ऊपर होता है? कुलाधिपति। और कुलाधिपति अपना पूरा कार्यभार किसको सौंप देता है? कुलपति को सौंप देता है। किसको सौंप देता है? कुलपति को सौंप देता है। जल्दी से इसको इसके साथ लेना हो तो लीजिए। अब आगे बढ़ेंगे, अगली शक्ति है और लास्ट शक्ति, फिर इसके बाद जो बचा रहेगा अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में अभी बहुत खतरनाक शक्ति बची है मेरे दोस्त, उसको छिपा कर रखें। वो ब्रह्मास्त्र है, रामबाण है, उसको भी पढ़ा देंगे। पहले ई वाला जल्दी से करिए। अगला वाली शक्ति क्या है उसको देख लेते हैं। अगला वाली शक्ति है
विवेकाधिकार की शक्ति। कौन सी शक्ति? विवेकाधिकार की शक्ति। इसके पहले हमको लग रहा है पहली वीडियो में पढ़े होंगे विशेषाधिकार, ई है विवेकाधिकार की शक्ति। विवेकाधिकार की शक्ति, विवेकाधिकार की शक्ति। समझिए, विवेकाधिकार की शक्ति का मतलब ये होता है मेरे दोस्त, समझिए कि यदि लोकसभा के चुनाव में कोई भी पार्टी बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती है तो देखिए, लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा में सीटों की संख्या है 243, अरे 543, सॉरी, वर्तमान में कितनी है? 543। और राज्यसभा में 245 है, 543 है। अब 543 जो है कि इसका बहुमत होता है, बहुमत लोकसभा में बहुमत यदि ला देंगे तो आपकी सरकार बन जाएगी। बहुमत कितना सीट पर होती है? तो बहुमत होती है 272 पर होती है, तो 272.2 पर, तो 273 मान लिया जाता है। 273 सीट यदि ला दिए तो आपकी बहुमत हो जाएगी लोकसभा में। और लोकसभा के बाद आपको बहुमत हो जाएगा तो आपको किसी एक व्यक्ति को, किसको? बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति बुलाता है, क्या करने के लिए? प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो समझिए यहां पर हमारे पास 545 सीटों में समझिए पार्टी नंबर ए, पार्टी नंबर बी, पार्टी नंबर सी, पार्टी नंबर डी और पार्टी नंबर ई, 4-5 को पार्टी उठी, ठीक है। किसी के भी पास 200 कितना सीट नहीं है, तो एक के पास मिली 260, एक को मिली 220, ठीक है, एक को मिला 20, एक को मिला 10, एक को मिला 5, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब लोकसभा का चुनाव हो अब कोई भी पार्टी बहुमत सिद्ध न कर पाए तो ऐसी स्थिति जब लोकसभा के चुनाव में कोई भी पार्टी बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती है तो उस समय राष्ट्रपति अपने किस शक्ति का प्रयोग करता है? विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग करता है। किस शक्ति का प्रयोग करता है? विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग करता है। इसका मतलब ये समझिए कि जब किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं हो पाएगा तो राष्ट्रपति इसमें से किसी को भी बुला सकता है। चाहे तो ई, डी, सी, बी, ए किसी को भी बुला सकता है और ही कह सकता है कि तुम प्रधानमंत्री बनोगे। क्या बनोगे? प्रधानमंत्री बनोगे। वह चाहे तो सी को बुला सकता है, चाहे तो सी को, चाहे तो डी को भी बुला सकता है, ठीक है। यदि राष्ट्रपति चाहे तो अपने विवेक के अधिकार से किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकता है। अब बनाने के बाद कहेगा कि बबुआ 30 दिन के बाद तुम्हें 30 दिन के अंदर 30 दिन के बाद नहीं 30 दिन के अंदर तुम्हें बहुमत सिद्ध करना होगा। आज जिस दिन तुम बहुमत सिद्ध कर दोगे उस दिन तुम हमेशा के लिए 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बना दिए जाओगे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में कब? जब लोकसभा के चुनाव में कोई भी पार्टी बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती है तो इस स्थिति में जो क्या हो जाती है? लोकसभा त्रिशंकु हो जाती है। लोकसभा कैसी हो जाती है? त्रिशंकु हो जाती है। लोकसभा कैसी हो जाती है? त्रिशंकु हो जाती है। और त्रिशंकु लोकसभा में सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? अपने विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग करता है। और इस स्थिति में राष्ट्रपति किसी भी पार्टी के किसी भी व्यक्ति या नेता या सांसद को प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या कर सकता है? बुला सकता है या प्रस्तावित कर सकता है। तो समझिए, और इस समय जो सरकार बनती है, कैसी सरकार बनती है? गठबंधन की सरकार बनती है। कैसी सरकार बनती है मेरे दोस्त? गठबंधन की सरकार। बहुमत की सरकार तो बन नहीं पाएगी, तो कैसी सरकार बनती है? गठबंधन की सरकार। और यह सरकार लूटने के लिए प्रसिद्ध होती है। किसके लिए प्रसिद्ध होती है? लूटने के लिए प्रसिद्ध होती है। तो समझिए कैसे। अब देखिए 260 इसके पास है, हमको चाहिए बहुमत पाने के लिए 273। कितना चाहिए? 273। तो देखिए 260 ई यह चला गया किसके पास? सी के पास। किसके पास? सी। 260 और 220 80 हो गया। 280, ठीक है। इसको 60 नहीं करने 50 कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 250 और 220
270, अभी 3 को चाहिए, इसके पास जाएं या तो इसके, तो सोचेगा इसके पास चलते हैं, तो 200 कितना हो गया, 250, 30, 80, 280 सीट को लेकर पार्टी नंबर ए प्लस बी, नहीं, पार्टी नंबर ए, सी और डी ने का सिद्ध कर लिया, बहुमत सिद्ध कर लिया। का सिद्ध कर दिया मेरे दोस्त, बहुमत सिद्ध कर दिया। तो अब इसमें होगी झगड़ा, इसमें होगी कायब झगड़ा। झगड़ा क्या होगी, तो पार्टी नंबर ए वाला व्यक्ति सोचेगा कि हम प्रधानमंत्री का बने, हम प्रधानमंत्री बने, तो ये पार्टी नंबर सी वाला कहेगा चुप, मार भी एक थपड़ा गिर जेबे, हाँ न सही, मतलब ये समझ कि हम कही के न पहले वो प्रधानमंत्री बनाओ खदी बोले ले रहा है, आ 30 दिन रहबो कहीं है, आ तो वही के बोला लेनी, ढेर बनबे, बहुत करबे, एक आध मंत्री के पद ले ले, बढ़िया बढ़िया मंत्री के पद ले ले कि प्रधानमंत्री बनबे, मारा भी एक थपड़ा ना चाहिए, तो वो वाली बात हो जाती है। समझिए, 280 सीट को लेकर पार्टी नंबर ए, पार्टी नंबर सी और पार्टी नंबर डी ने का सिद्ध कर दिया मेरे दोस्त, बहुमत। तो इस समय कहेगा पार्टी नंबर ए वाला कि हम बनेंगे मंत्री, रक्षा मंत्री, कौनो कही हम बनब दूध मंत्री, कौनो कही कपड़ा मंत्री, कौनो कही शिक्षा मंत्री, कौनो कही खेल मंत्री। और इस सरकार जो बनेगी गठबंधन सरकार, कौन सी सरकार बन जाएगी, इस सरकार को कहेंगे गठबंधन सरकार। कौन सी सरकार कहेंगे, गठबंधन सरकार। और यह सरकार किसके लिए प्रसिद्ध होगी, लूटा, लूटा एकदम लूट के खा, अरे ससुरा सोन देश का एकदम लूट के बर्बाद कर देना सोन गठबंधन सरकार, ठीक है। तो इस सरकार में क्या होती है, सबसे ज्यादा लूट। जब लोकसभा में बहुमत सिद्ध नहीं हो पाए तो उस समय राष्ट्रपति किस शक्ति का प्रयोग करता है, विवेकाधिकार शक्ति का, और उस समय लोकसभा कैसी हो जाती है, त्रिशंकु हो जाती है। लोकसभा कैसी हो जाती है, त्रिशंकु हो जाती है। लोकसभा कैसी हो जाती है, त्रिशंकु हो जाती है। और त्रिशंकु लोकसभा में ही राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग करता है और किसी भी पार्टी के किसी भी सदस्य को बुलाकर कहता है कि तुम प्रधानमंत्री बनो और 30 दिन के अंदर में बहुमत सिद्ध करो और 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बन जाओ। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। कल पढ़ेंगे मेरे दोस्त, एक शक्ति बची है आपातकालीन शक्ति, उसको पढ़ लेंगे, पूरा काम समाप्त, ठीक है। फिर राष्ट्रपति का वीटो पावर। चलते हैं, आज के लिए धन्यवाद। शक्ति भी नहीं काम कर रही है मेरे दोस्त, क्योंकि गला साफ नहीं है। मिलेंगे अगले दिन, जाने की आज्ञा दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।